हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पीपुल्स एंड पंचायती राज। हम ऑलरेडी यूनिट 3 की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज। मतलब पीपल का पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है पंचायती राज में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले एक रिमाइंडर ले लेते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन करना। किसका? तो सत्ता का। ठीक है, जिससे ग्रास रूट लेवल पे क्या किया जा सके, प्लानिंग की जा सके, जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है, तो सभी को पता है कि गांधी जी भी बिलीव करते थे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग है वो क्या करती है, इनहांस करती है। बेसिकली जो लोकल लेवल पे जो नीड्स होती है उसको आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा वो लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और जो भी नीड्स हैं लोकल लेवल पे उसको वो क्या करती है, फुलफिल करती है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट में बेसिकली लोकल पीपुल्स का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकल पार्टिसिपेशन जो होती है पीपल की, वो क्या करती है, वो हेल्प करती है लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और लोकल नीड्स को अटेंड करने में। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि पंचायत में जो पंचायत में कह लो या विलेज में क्या करना, लोगों के अंदर लोकल इंटरेस्ट को इवोक करना, जगाना, लोकल इनिशिएटिव को क्या करना, एक्साइट करना। किसके फील्ड में? तो पीपल पार्टिसिपेशन के डेवलपमेंट के फील्ड में। देखो, पीपल का पार्टिसिपेशन को डेवलप तब किया जा सकता है जब उनके अंदर एक लोकल इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, जगाया जा सके, उनके अंदर एक लोकल इनिशिएटिव को एक्साइट किया जा सके। तभी जाके वो क्या होंगे, पीपुल्स अवेयर होंगे। वो अपने विलेज के बारे में सोचेंगे और अपने विलेज में उनकी नीड क्या है, उनको क्या चाहिए, कैसे प्लानिंग की जा सकती है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या क्या जरूरी है, उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो पीपल पार्टिसिपेशन को ही इनहेंस करके हम पीआरआई को क्या कर सकते हैं, इन स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जितना ज्यादा पीपल के पार्टिसिपेशन होगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथन होगी। क्योंकि पीपल का पार्टिसिपेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या किसमें हेल्प करता है, तो डेवलपमेंट प्लानिंग में हेल्प करती है, फंक्शन डिसीजन मेकिंग में क्या करती है, वो हेल्प करती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जिससे हम पीपल पार्टिसिपेशन को पीआरआई में क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, ग्राम सभा का स्ट्रेंथनिंग। ग्राम सभा का स्ट्रेंथनिंग कैसे होगा, जब लोकल पार्टिसिपेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्योंकि ग्राम सभा एक तरीके का ऐसा फोरम है जो बेसिकली हर एक एडल्ट विलेजर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे वो क्या करे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे और अपने गांव के लिए क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है और कैसे करना है, वो क्या करती है, सजेस्ट करती है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा में जो इलेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वहां पर लोगों की डायरेक्ट पीपल पार्टिसिपेशन होती है। इसके अलावा जितने अदर फॉर्म्स है वहां पर पीपल्स जो है लीड किए जाते हैं अपने लीडर्स के द्वारा, जो बेसिकली ग्राम सभा से इलेक्टेड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग सभा, अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्राम सभा है तो वो इंश्योर करती है कि ज्यादा से ज्यादा पीपल पार्टिसिपेशन का क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसके अलावा जितना ज्यादा पीपल पार्टिसिपेशन होगा उतना ही अथॉरिटी क्या होगी, ज्यादा अच्छे से रेगुलेट कर पाएगी। अगर कहा जा रहा है कि अगर कम्युनिटी जवाबदेही नहीं लेती है तो ग्राम पंचायत के पास क्या होता है, ग्राम सभा के पास टेंडेंसी होती है जिससे वो क्या कर सके, सरपंच बनाए। क्योंकि सरपंच के पास क्या होता है, पावर होता है, जो क्या लेती है, लोगों के बिहाफ में जवाबदेही लेती है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्राम सभा है वो क्या करती है, सर्व करती है और ग्राम पंचायत को हमेशा जवाबदेही बनाती है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ग्राम पंचायत जवाबदेही लेती है क्योंकि वहां वो उसके पास वो सारे पावर्स दिए जाते हैं, वो ही सारी कंसर्न करती है। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या आता है, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लीडरशिप ऑफ वुमेन एंड दलित। ऑब्वियसली किसी भी गांव की डेवलपमेंट तब होगी जब वहाँ के जो दलित हैं और जो वुमेन है उनका स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को डेवलप किया जाए। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि वुमेन और दलित ये लोग ऐसे लोग होते हैं ना जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो जरूरी क्या है, इनके अंदर इस लीडरशिप को डेवलप करना। तो उसके लिए क्या किया गया कि पंचायत में
सीट का रिजर्वेशन रखा गया वुमेन और दलित के लिए, जिनसे उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं होते हैं जो इलिटरेट होते हैं और उनके अंदर वो सोशल थिंकिंग और पेट्रियार्कल वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा समझाना या फिर यहाँ पर उतना आसान नहीं होता है कि इनको एक्टिविटी क्या किया जाए, डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस में हर एक चीजें क्या होती है, नई तरीके से लाई जाती है। ठीक है, और जो पुराने माइंडसेट के हैं वो ज्यादा इन सब चीजों में एक्टिव नहीं रहना चाहते हैं, वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, कभी कभी क्या आता है, जो पेट्रियार्कल वैल्यूज होते हैं जहाँ पर लोग है ना वुमेन को क्या करते हैं, वहां आने नहीं देते हैं, आगे नहीं आने देते हैं, उनको हमेशा साइड में रखते हैं, उन्हें ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि उन्हें क्या करना है, एक बेटर स्किल प्रोवाइड करना, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाना जिनसे वुमेन को, दलित को क्या किया जा सके, अवेयर किया जा सके टुवर्ड देयर्स ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी स्किल। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जनरेशन अवेयरनेस का उसको चलाया जाना चाहिए, या फिर कुछ एडिट्यूडनल चेंजेस स्किल डेवलपमेंट को वुमेन और दलित के लिए कंडक्ट कराना चाहिए। इसके अलावा एक इंटीग्रल पार्ट को क्या बनाना चाहिए, एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए जो क्या हो, शुरू से मतलब बिगिनिंग से लेके एंड तक हर एक प्रोसेस में क्या हो, काम करती हो। मतलब एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहिए जो बेसिकली किस पे काम करे, वुमेन एंड दलित के डेवलपमेंट में, या फिर उनको स्किल्स प्रोवाइड करने में, या फिर उनको उस लायक बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो वुमेन या दलित होती है इनके अंदर कुछ एडुकेट इंफॉर्मेशन, मतलब अब उनकी क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका क्या रहता है, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन की कमी रहती है, जो बेसिकली वुमेन पंचायत के अंदर, पंचायत लीडर्स के अंदर पहले से होती है, जो बेसिकली यहाँ पर फंक्शन को इफेक्टिवली काम करने से थोड़ा सा क्या करती है, बाइंड करती है, रोकती है। तो यहाँ पर जरूरी क्या है, उन्हें एडुकेट इंफॉर्मेशन देना, उनको उनके रोल्स असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिनसे वो क्या हो, अपना फंक्शन इफेक्टिवली क्या करे, कर पाए। ठीक है, उसके बाद है बेटर इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन, मतलब लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको इंकरेज करना। ये कैसे होगा, तो कम्युनिटी से होगा, एनजीओ से हो गया, ये ऐसे दो ऐसे टाउन्स हैं जो बेसिकली इफेक्टिव मींस की तरह काम करती है। कहाँ पर, तो वुमेन और SC/ST लीडरशिप के अंदर डेवलपमेंट स्किल या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी को बिल्डअप करने में। ठीक है, अब क्या आता है, इनेबलिंग पंचायत टू हैव कंट्रोल ऑफ देयर ऑन रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बता दिया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है या एक सेपरेट यूनिट नहीं है। इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा क्या रहता है, लुक आफ्टर रहता है, उनका निगरानी रहता है। ठीक है, बाउंडेशन रहता है। तो पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है वो एक सेपरेट बॉडी नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट में वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फाइनल रिसोर्सेज के लिए वो डायरेक्ट किसी पे डिपेंडेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि दे हैव नॉट एनफ पावर टू जनरेट देयर ऑन रिसोर्सेज, मतलब इनके पास इतने ज्यादा पावर्स नहीं दिए गए जिनसे ये खुद का रेवेन्यू जनरेट करे। ठीक है, तो अगर ग्राम पंचायत कैपेबल है अपने वर्क को, मतलब जो भी गांव के लोग हैं उनके लिए वर्क करने में इफेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्राम सभा खुद ही क्या हो जाएंगे, इन्हांस्ड होंगे। और ये कब होगा, वो अपना वर्क इफेक्टिव तरीके से कब कर पाएंगे, जब उनके पास अपने खुद के रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोविजन को क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे क्या किया जा सके, PRI के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए। इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्या किया गया, असाइन किया गया। आगे मैं उसको भी बताऊंगी। ठीक है, तो PRI के पास क्या होने चाहिए, उनको एम्पावर्ड करना चाहिए, जिनसे वो टैक्सेस या फीस को वो क्या करे, लगा सके और कलेक्ट कर सके। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या करती है, पंचायत को फंड के मामले में हमेशा वो करके रखती है, बाइंड करके रखती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी पंचायत जो होते हैं उनको अपने रिसोर्सेज पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। अगर उन्हें एक्चुअल कंट्रोल प्रोवाइड किया जाए हर एक मामले में, जो भी उनके जोग्राफिकल एरियाज में जो भी फिजिकल या नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर अगर उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो, तो पंचायत आसानी से अपने लिए रेवेन्यू, मतलब
10 मिलियन ऑफ रुपीज का वो मोबिलाइज कर सकती है आसानी से, लेकिन उनपे क्या है, बाउंडेशन है, वो ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकती, लीवे नहीं कर सकती, लोगों पे लगा नहीं सकती, ठीक है। कहीं ना कहीं वो स्टेट गवर्नमेंट में डिपेंड होती है। इसके बाद आपका क्या था, एक लिंकेज बिटवीन कम्युनिटी ग्रुप एंड पीआरआई। तो कम्युनिटी ग्रुप और पीआरआई के बीच का जो लिंकेज होता है और इनका जो आपस में रिलेशन होता है, ये अगर स्ट्रांग है तो विलेज का डेवलपमेंट बहुत आसानी से होता है। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के ही तरह जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, वो भी हर एक विलेजेस में लाई करते हैं, ठीक है। जहां पर लोग, मैंने आपको बताया था स्पेशल प्रोग्राम चलाए गए थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके, ठीक है, जहां पर कम्युनिटीज, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आपस में क्या करते थे, एक कम्युनिटी बनाती थी और वो लोग कहते थे अपने रिसोर्सेज रेवेन्यू से लोगों को या फिर विलेजेस के डेवलपमेंट में हेल्प करते थे, ठीक है। इफेक्टिव कोलैबोरेशन के लिए अगर हमें पीआरआई और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव कोलैबोरेशन करना है, तो वहां पर ग्राम सभा को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लोज इंटरेक्शन बना के रखते हैं, किससे, तो बेसिकली ग्राम पंचायत की जो भी कमिटीज हैं उनसे वो क्लोज इंटरेक्शन बना के रखते हैं, रखना चाहिए, जिससे क्या हो, विलेज में डेवलपमेंट हो। तो इस रिगार्ड में जो जितने भी प्रोजेक्ट बेस्ड कमेटी है, वो क्या करती है, क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथन होनी चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑटोनोमस होनी चाहिए और पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लिंकेज बन पाएगी। अब कौन कौन से वेरियस एक्सपेक्ट हैं जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो देख लेते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, पंचायती राज को संविधान में एक स्टेटस देना, ठीक। अगर हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करनी है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बढ़ चढ़ के आगे आती है। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथन होगी जब पीपुल का पार्टिसिपेशन होगा। अब पीपुल का पार्टिसिपेशन कहाँ होता है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में होता है। तो पीआरआई को क्या होना चाहिए, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी चाहिए, किसके ऊपर, तो उनके अपने लोकल मैटर्स के ऊपर, ठीक है। और उन्हें क्या होना चाहिए, एक जवाबदेही बनना चाहिए उन सब मैटर पे जो उन्हें उनके वोटर्स के द्वारा दिए गए हैं। मतलब देखो, ग्राम सभा में क्या होता है, पीपुल्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, वो लोग अपने डायरेक्ट लीडर्स चुनते हैं, ठीक है। तो वो जो चुनते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वोटर्स ने क्या किया, उन्हें अपनी जिम्मेदारी दी है ना, अपने भी हाथ में उनको काम करने को कहा है ना कि आप हमारे लिए ये करो। तो पीआरआई को क्या होना चाहिए, उनको जवाबदेही को लेनी चाहिए उस मैटर पे जो वोटर्स ने उन्हें दिया है, ठीक है। इसके अलावा यह ये भी इंश्योर करती है जो भी वुमेन है और दलित है वो भी क्या करे, एक्टिवली और इफेक्टिवली लोकल सेल्फ गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। जो भी स्टेट लेड है या फिर अदर टाइप की जो भी प्रोजेक्ट कमेटी है, उसको भी क्या करना चाहिए, पीआरआई के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और साथ ही पीआरआई को भी एक स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए, ठीक है। अब हमारा आता है कौन कौन से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पीआरआई को जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दी गई है जिनसे वो अपने रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, उनको फंडिंग मिलती है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है फाइनेंशियल पोजीशन का हमारे इंडिया में, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ये कि उनको एक सेट ऑफ फाइनेंशियल फंड दी जाती है जिनसे वो अपना फंक्शनल यूनिट को क्या कर सके, इफेक्टिव तरीके से रन थ्रू करे, ठीक है। तो जितनी भी पीआरआई है उसका क्या होता है ना, पुअर फिस्कल बेस होता है, मतलब उनके पास ज्यादा पावर नहीं दी गई है जिनसे वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे। तो जो भी रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होता है पीआरआई के द्वारा, वो बहुत ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पीआरआई को रेवेन्यू के साथ साथ कुछ ऐसे पावर भी दिए जाएं जिनसे वो अपने जो भी एक्सेसिव डिपेंडेंस है, जो वो बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स पे उनका रहता है, उनको वो क्या किया जा सके या कर सके, रिड्यूस कर सके। बेसिकली जितनी भी फंडिंग की डिपेंडेंस होती है वो बेसिकली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही रहती है। तो यहाँ पर चीजें क्या हो जाती है ना, बहुत स्लो डाउन हो जाती है, इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करती है। तो जरूरी ये है कि पीआरआई को रेवेन्यू जनरेट करने का कुछ पावर देना चाहिए जिनसे वो अपने एक्सेसिव डिपेंडेंस जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पे है उसको वो क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। बट टिल सम टाइम
बट ये सब होने के बाद भी कुछ उनको ऐसे फाइनेंशियल एबिलिटी या फाइनेंशियल पावर उन्हें दी गई है। तो बेसिकली जो उनका डिपेंडेंस होता है फंड का, वो कहाँ से होता है, स्टेट गवर्नमेंट से होता है। जो स्टेट बजट है वो क्या करती है, वो बेसिकली कुछ अमाउंट, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायती राज के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर प्लान्स हो रहे हैं उनके लिए सेट ऑफ अमाउंट को क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, और देन उसको तीनों टायर में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये सजेस्ट किया जाता है जो भी 30 और 40% जो स्टेट प्लान है, जो भी स्टेट के बजट है, उसको कहाँ डिवॉल्व किया जाए, लोकल बॉडीज में। ठीक है, इसके अलावा कुछ फाइनेंसेस के पार्ट जो होंगे उनको क्या किया जाए, अनटाइड फंड की तरह रखा जाए, जिससे जो फंड है वो पंचायत के नीड के हिसाब से उसकी क्या हो, यूटिलाइजेशन हो। इसके अलावा क्या है कि जो भी पीआरआई फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल है उसके लिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिवोल्यूशन होता है पीआरआई में, वो बेसिकली कैसे होता है, तो उन्हें कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फंक्शनरी के ट्रांसफर की जाती है, उसके थ्रू उनको क्या किया जाता है, एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हेल्प या फिर फुलफिलमेंट की जाती है। अब क्या है, फाइनेंस कमीशन की नीड क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फाइनेंस कमीशन क्या है। तो बेसिकली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर रहे हैं उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में टू टायर्ड सिस्टम काम करेगी। ठीक है, एक होगी सेंटर पे, एक होगी स्टेट पे। ठीक है, और इन दोनों को चलाने के लिए एक सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को क्या किया गया, हायर किया गया। ठीक है, हायर किया गया, जो बेसिकली क्या करेगी, जो भी यूनियन लेवल पे जो भी टैक्सेस या रेवेन्यू आई है उसको क्या करेगी, सेंट्रल और स्टेट में वो डिवाइड करेगी। इसी तरीके से जस्ट सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जैसा है, तो उसी की तरह जस्ट एक स्टेट फाइनेंस कमीशन को हायर किया गया, बनाया गया। ठीक है, जो बेसिकली क्या करती है, वो गवर्नर, जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जो हेड होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या करती है, रिव्यू करती है, रिकमेंड करती है कि आपको कैसे, ठीक है, स्टेट और पंचायत राज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हर एक लेवल पे कैसे रेवेन्यू का कलेक्शन करना है, टैक्सेस करनी है या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो कौन तय करती है, आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वो बेसिकली किसको रिकमेंड करती है, वो गवर्नर को करती है। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो बेसिकली आप लोगों को मैंने बता रखा है कि वो क्या स्टैब्लिश करती है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी ना, वो 3 टायर सिस्टम पे काम करेगी, एक विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्या किया गया, हर एक 5 ईयर पे जो हमारे स्टेट के गवर्नर है, वो आर्टिकल 243 ए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या तय करती है, फाइनेंस कमीशन तय करती है। ठीक है, जो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनको एक जुरिडिक्शन दी जाती है, और किसके ऊपर, तो सिटी के काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी के, जो बेसिकली आपका 243 वाई के अंडर आता है। सॉरी कुछ ज्यादा हो गया, बट थोड़ी बहुत चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो बेसिकली जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन होता है वो ये होता है, मैंने भी बता ही दिया था कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जैसे काम करती है, वो बेसिकली स्टेट के रिसोर्सेज को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जितने भी 3 लेवल्स हैं उसको टैक्सेस के फॉर्म में, ड्यूटीज या फिर टैक्सेस जो भी कलेक्ट हुए हैं स्टेट के द्वारा या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीजें कौन तय करता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब रिकमेंडेशन क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, तो बेसिकली जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो क्या करती है, जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको वो एग्जामिन करती है। ठीक है, एग्जामिन करती है, वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सिचुएशन को वो क्या करती है, एग्जामिन करती है, उससे रिलेटेड वो क्या करती है, रिकमेंडेशन बनाती है, और गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, उसको वो रिकमेंड करती है। ठीक है, रिकमेंड करती है किसके प्रिंसिपल पे, कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से टैक्सेस रेवेन्यू या फिर ड्यूटीज हो गया, या फिर टैक्सेस कैसे लगाना है, टोल सी क्या होगा जो स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और फिर जितने भी टैक्सेस रेवेन्यू है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हर एक लेवल पे होना, ये सारा काम तय करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंस कमीशन की नीड क्या है। तो नीड क्या है फाइनेंस कमीशन की, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह कंसर्न की बात है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज की एडिक्वेसी होनी चाहिए, जिनसे वो अपने फंक्शन, जो उनको फंक्शन फंक्शन लॉट किया गया है उसको वो इफेक्टिव वे में कंटिन्यू करें। ठीक है,
तो इसके लिए वेरियस कमेटी और कमीशन को अपॉइंट की गई, जिन्होंने जनरली कंक्लूड किया कि जो पीआरआई है, पीआरआई को जो भी फंक्शन अलॉट किए गए हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उनके पास एडिक्वेट फंक्शन अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। ना ही उनके पास क्या है वो फ्रीडम है जिनसे वो रिसोर्सेज को टैप करे, यूटिलाइज करे और अपने लिए अपने नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को वो अवेलेबल करा पाए, और ना ही उनके पास इतना ज्यादा फंड होता है जिनसे वो क्या कर पाए, एक्सपेंडिचर को डिस्क्रिमिनेट कर पाए, ठीक है। तो एक ये स्कोप है, मतलब एक स्कोप है होनी चाहिए जिससे क्या किया जा सके, पीआरआई की फाइनेंशियल रिसोर्सेज के क्वांटम को इंक्रीज किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया गया, किनके ऑर्डर में, जिनसे पीआरआई के फाइनेंशियल पोजीशन को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें तो ऑलरेडी बता दी है, बट यहाँ दिया गया है तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है ऑब्जेक्टिव फाइनेंस कमीशन का, तो वो क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, किसके रिगार्ड, तो स्टेट के अंदर, हाँ, फाइनेंसेस क्या है, इनकम क्या हो रही है, एक्सपेंडिचर क्या हो रही है, ठीक है। या फिर पीआरआई का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में, फाइनेंशियल क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर, वो उस डाटा को वो कलेक्ट करती है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया था ना आपको कि बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन क्या करती है ना, वो पीआरआई के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखती है, परखती है, उसके बाद वो उसके हिसाब से पॉलिसी रिकमेंड करती है किसको, तो गवर्नर को, ठीक है, कि कैसे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ फंड जरूरी है हमारे पीआरआई के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एलोकेटेड, तो जो भी पंचायती राज को जो भी स्ट्रक्चर या फंक्शन एलोकेट किए गए हैं उसको क्या किया जाए, अच्छे से वो लोग पढ़ती है, ठीक है, स्टडी करती है, और जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट लेवल पे या फिर उनके परफॉर्मेंस पे चीजें चल रही है, फंक्शन उनको एलोकेट की गई, उनका वो क्या करती है, एक स्टडी करती है और स्ट्रक्चर तैयार करती है। देन वो जो भी रिसोर्स सिचुएशन है उसको एनालाइज करती है किसके रिगार्ड, जो फंक्शन पीआरआई को दिया गया है। देन उसके बाद उनका क्या करना होता है कि जो भी पीआरआई को अभी के टाइम पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद पीआरआई को जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उनके पास, उनके इम्प्लीकेशन को वो एनालाइज करती है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं किसके, तो फाइनेंस कमीशन के। तो बेसिकली ओवरऑल ये है कि जो भी फाइनेंस कमीशन होते हैं वो क्या करती है, पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करती है, ठीक है। इसके अलावा जो भी म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में, या फिर ये कह लो कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको वो क्या करती है, एग्जामिन करती है और उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन गवर्नर को वो करती है। उसके बाद वो गवर्नर को सजेशन भी देती है पॉलिसी के रिगार्डिंग कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे फाइनेंशियल पोजीशन का कंट्रोल होना चाहिए और उन्हें कैसे स्टेट और पंचायती राज डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक लेवल पे डिवाइडेंस होना चाहिए। इसके अलावा वो बहुत सारे मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट करती है जिनसे फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी लोकल अथॉरिटी पे चीजें चल रही है उनके फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे इन्हांस किया जाए, उसके लिए वो मेजर भी इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा कि फंड की यूटिलाइजिंग कैसे करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जो बेसिकली उनको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, उसको भी ये क्या करती है, देखती है। फिर फंड का डिबर्समेंट कैसे होना है स्टेट में या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वेरियस म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन पर या लेवल पर, वो सारी चीजें देखती है। तो मेजर्स जो होते हैं कि ओवरऑल क्या करती है, ओवरऑल एडवांस में, मतलब पंचायत को कितना ज्यादा से ज्यादा उनको फाइनेंशियल एबिलिटी दी जाए उसका वो क्या करती है, लुक आफ्टर करती है, उससे रिलेटेड वो चीजें हैंड ओवर करती है हमारे गवर्नर को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें से कहीं से कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बेसिकली कमेंट में पूछें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मुझे भी अच्छा लगता है जब लोगों के कमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो बेशक अच्छे से पढ़ो, कोई भी क्वेरी है कमेंट में पूछो। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।